डेटाबेस में हो सकता है उस टेबल के अंदर सारा डेटा और आपको उसमें से थोड़ा ही चाहिए। सिर्फ GraphQL में सिर्फ पब्लिक डेटा हो ना बस। एग्जैक्टली ये तो आपके हाथ में है ना कि आप क्या बता रहे हो। तो आप अपना स्कीमा बताते हो अपना, यार ये प्लीज ये हरकतें नहीं कीजिए। ठीक, कौन कर रहा है? सर वो मल्टीपल टेबल से, वो फॉरेन टेबल से भी जैसे वो लेके आए। अरसलान भाई हैं हमारे। अरसलान भाई मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आप प्लीज ऐसी हरकतें ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं मैंने नहीं किया सर, किसी और ने किया होगा। कोई और अरसलान भाई होंगे फिर, नाम तो अरसलान का लिखा हुआ रहा था। खैर चले। अरसलान, मैं तो हसन। अच्छा मुझे 1 मिनट दें, पहले ये हरकतें बंद करवा दें लोगों की, क्योंकि ये पता नहीं बच्चे कहाँ से आ जाते क्लास के अंदर। खैर चलें। अब मुझे इसका फायदा ये है कि हो सकता है आपके पास बहुत सेंसिटिव डेटा डेटाबेस पे मौजूद हो, लेकिन आप चाहते नहीं है कि हर कोई इसको एक्सेस कर सके। तो ग्राफक्यूएल के स्कीमा के अंदर जो आप चाहते हैं कि हर एक्सेसिबल हो, वही आप अपने ग्राफक्यूएल को चीजें बताएंगे, अपने स्कीमा में बताएंगे। ठीक है। अच्छा जी, अनम्यूट करना का कह रहे हैं तो अनम्यूट भी कर देता हूँ वापस से। आई थिंक आपने हैंड रेज नहीं किया होगा। मंसूर साहब आप अपना हैंड रेज कीजिएगा तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। ओके अच्छा आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, स्कीमा समझ में आया कुछ? हम अपना स्कीमा डिफाइन करते हैं सर एक और डेटाबेस के लिए अलग अलग भी कर सकते हैं। सेम डेफिनेटली नहीं करते क्योंकि बहुत सा सेंसिटिव डेटा हमारे पास डेटाबेस के अंदर होता है। दैट्स व्हाई। सर एक क्वेश्चन जी, क्वेश्चन ये है कि जो आपने वर्जनिंग का बताया था, तो जैसे अगर सर्वर साइड पे स्कीमा बिल्कुल चेंज कर देते हैं, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज डिलीट कर देते हैं या कुछ हायरार्की ऐड कर देते हैं, तो क्लाइंट साइड को फिर कैसा पता लगेगा? क्लाइंट साइड को ये डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है ना, इसीलिए ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। ये मजे की चीज है। ये आप अपनी चीजें ग्राफक्यूएल के अंदर सारी चीजें लिखते हैं तो ये डॉक्यूमेंट ये खुद ही बना के दे देता है आपको लाइक दिस। नहीं, अगर जैसे क्लाइंट ने इसको कंप्लाई नहीं किया न्यू स्कीमा से, तो क्लाइंट ब्रेक हो जाए, राइट? एग्जैक्टली बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा ना एक सेंस में अगर दूसरे एंगल से देखें, क्योंकि ये सिंगल एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट तो इसका सेम ही है ना, एंड पॉइंट तो चेंज ही नहीं हुआ। हाँ अंदर का कुछ डेटा आगे पीछे हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन ये तो फिर करके मैंने कर दिया सर्वर का विदाउट लेटिंग द क्लाइंट नो। ओके हाँ, तो फिर प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम ही है। राइट, तो या तो वो डॉक्यूमेंटेशन से परे, या तो डेफिनेटली आप कोई नई चीजें ऐड कर दे, पुरानी चीजों को ना छेड़े। देखिए पुरानी चीजों को ना छेड़ने के लिए ही तो वर्जन कंट्रोलिंग आई थी कि वर्जन कंट्रोल वर्जन 1 के अंदर आप पुरानी चीजें रहने देते हो, वर्जन 2 के अंदर कोई चीज नहीं लेके आ जाते हो। राइट, लेकिन ये तो वर्जन लेस है ना ग्राफक्यूएल, तो फिर वर्जन लेस है तो फिर इस पे कैसे इसको हैंडल करते हैं? इसको किस तरह हैंडल करेंगे कि पुरानी चीजें जिस तरीके से अभी मैं कह रहा हूँ कि यूजर के डेटा के अंदर ये सारी चीजें मौजूद है, अब आगे जाके मैंने काम किया तो यूजर के डेटा के अंदर जो पुरानी चीजें थी वो अपनी जगह पे ही है, मैंने नई चीज ऐड कर दी। अच्छा, पुरानी चीजों को नहीं छेड़ सकते, मतलब ये लिमिटेशन है? हाँ डेफिनेटली ना, अगर आपने नेम कहीं पे यूज किया हुआ है, अगर आपने उसको छेड़ दिया तो क्या होगा? या तो फिर आप जिस तरीके से इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल एंड पॉइंट्स थे ना क्यूरी के अंदर, जिस तरीके से ये हमारे पास क्यूरी के अंदर यूजर और ये सारी चीजें थे, व्यूअर जिस तरीके से अभी हमने यूज किया हुआ लाइट से, तो आप एक नया एंड पॉइंट बना देंगे इसके लिए ग्राफक्यूएल के अंदर अगर आप चाहते हैं तो, इस तरीके से सिंपल। वरना तो इसके अंदर एक और 2 प्रॉपर्टी और ऐड कर सकते हैं। अच्छा चले जी आगे चलते हैं। अच्छा अब ये एक सवाल था किसी का कि ये व्हाट इज एज और नोड, ऐसा था। अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं इसको क्लियर करने के लिए, किसी ने डेटाबेस में काम किया हुआ है? जी सर, काफी लोगों ने काम तो किया हुआ होगा ना। ठीक है, अभी हम सिंपल सी बात करते हैं एसक्यूएल डेटाबेस की ना, टेबल्स और जिसमें कॉलम्स होते हैं, थोड़ी देर के लिए वो देखते हैं। जब मैं यूजर का टेबल होगा डेटाबेस के अंदर, तो उसके अंदर कॉलम्स होते हैं नेम, एज और व्हाटएवर एड्रेस। जिस तरीके से हमारे व्यूअर के केस में क्या है, लॉगिन, एवटार, यूआरएल, इसी तरीके से था। अब एक होती है इसकी आईडी भी डेफिनेटली, और इसी तरीके से एक हमारे पास दूसरा टेबल होगा जिसका नाम होगा हमारे पास
रेपोजिटरीज में भी आप रेपोजिटरी की अपनी एक आईडी होगी, यूनिक आईडी होती है हमेशा, नेम होगा उसका और उसकी जो सारी डिटेल्स होंगी, लेट्स से मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, लेट्स से यूआरएल। अब मुझे ये बताएं डेटाबेस को मैं कैसे बताऊं कि ये यूजर 1 है, इसका नाम यूसुफ है, इसकी एज 35 है, इसका एड्रेस ABC है, इसका लॉगिन नेम यू कुतुब है और इसका एवेटार व्हाटएवर कुछ भी है, ठीक है, यूआरएल। अब जिस तरीके से ये रेपोजिटरी में मैंने 1 बनाया, मेरी रेपोजिटरी का नाम है, लेट्स से अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, GraphQL, मेरी रेपोजिटरी का नाम GraphQL है और उसका कोई ना कोई यूआरएल होगा, लेट्स से youtube/GraphQL, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि इस रेपोजिटरी को कैसे पता है कि ये इस यूजर का है, क्योंकि यूजर तो डेटाबेस के अंदर तो मल्टीपल होंगे ना, यूजर 2 होगा, क्या नाम नजर आ रहा है एंड व्हाटएवर सो ऑन। सर उसका आईडी यहाँ पे जो आईडी से है, जो यूजर टेबल का है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब मुझे यहाँ पे एक्चुअली इस रेपोजिटरी को बताने के लिए कि कौन से यूजर की है, तो यहाँ पे इसी रेपोजिटरी के टेबल के अंदर हमारे पास एक और नया कॉलम होता है जिसका नाम होगा क्या, यूजर आईडी, ठीक है, यूजर आईडी। इस यूजर आईडी के अंदर हम बताएंगे कि कौन से यूजर आईडी से ये मैच करता है। लेट्स से इसको हम कहते हैं U1, यूजर 2 और यूजर 3 और इसको हम कहते हैं रेपोजिटरी आप। तो ये U1 है। अगर रेपोजिटरी 2 होगी वो हमारे दूसरे भाई की होगी, किसी अली भाई की होगी, तो लेट्स से इसमें उन्होंने डाला हुआ HTML और इनका कोई भी होगा Ali/HTML और इसकी आईडी फिर क्या आएगी इसके अंदर, U। तो अब इस टेबल को इस टेबल से लिंक कर दिया हमने, ठीक है, इस टेबल को इस टेबल से लिंक किया। अब मुझे पता है कि जब भी मैं U1 का डेटा यूजर का लेने जाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा और U1 की रेपोजिटरी में डेटा लेने जाऊंगा तो मुझे यूजर की सारी रेपोजिटरी मिल जाएंगी। हो सकता है यूजर की मल्टीपल रेपोजिटरी हो तो मसला ही नहीं है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड सो ऑन, यहाँ पे पेस्ट होती रहेगी सारी चीजें। सॉरी ये आ रहा है, लेकिन हम कह देते हैं 3 और U1 और उसको कह देते हैं लेट्स से GraphQL की जगह Node.js। तो क्या ये चीज समझ में आती है? पहले डेटाबेस में डेटा इस तरीके से सेव हो रहा होता है। एक्चुअली टेबल्स होते हैं, अलग अलग टेबल्स, लेट्स से यूजर का टेबल, रेपोजिटरी का टेबल एंड और दूसरे, हाँ, जॉइंट्स वगैरह। अभी मैं जॉइंट्स की जिक्र इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी यहाँ पे समझाने का मकसद ये है कि ये काम कैसे हुआ, ये काम मैंने क्यों किया और कैसे जादू से हो गया ना, तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से। तो डेटाबेस में 2 टेबल मौजूद होंगे, यूजर का और रेपोजिटरीज का। डेटा यूजर के अंदर सारी यूजर की इंफॉर्मेशन आ रही होंगी, सारी यूजर्स की डिटेल होगी और रेपोजिटरीज के अंदर सारी रेपोज की डिटेल होगी और उसको हमने लिंक किया होगा किसी तरीके से इस टेबल को इस दूसरे टेबल से। तो यहाँ पे हमने यूजर आईडी से लिंक किया हुआ है। हम यहाँ पे कहेंगे यार रेपोजिटरी के साथ मैं यूजर आईडी दे दूंगा, तो जब भी मैं अब लेने जाऊंगा यूजर 1 की रेपोजिटरीज लेके आओ, तो मेरे पास कितनी रेपोजिटरीज आएंगी इस केस में? काउंट क्या होगा इसका? 2। और 2 के अंदर रेपोजिटरी की आईडी क्या क्या होगी? R1 और R3। ऐसा ही है? जी सर। समझ में आती है बात? ये सर्वर साइड पे सारा काम हो रहा है, ठीक है। अभी तो जब एक ये यूजर का स्कीमा है और ये किसका स्कीमा है हमारे पास? रेपोजिटरी का स्कीमा। तो यहाँ पे यही वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर हम जब दूसरे स्कीमा पे लेने जाते हैं ना, तो वहां पे एजेस और नोड मिलते हैं हमें। अभी ये एजेस और नोड क्या है, हम इसको हम डिटेल में जब पढ़ेंगे, जब हम सर्वर साइड की तरफ जाएंगे। अभी आप सिंपल सा ये रखें कि यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, एजेस और नोड। और नोड का मतलब है आपकी एक्चुअल रेपोजिटरी। अब इसके अंदर जो जो चीजें आपको मिल रही थी, इसमें पता नहीं मुझे डिस्क्रिप्शन मिलता है नहीं मिलता, मिलता है इसमें डिस्क्रिप्शन। मैंने लिखा हुआ है या नहीं लिखी हुई डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं याद, ज्यादातर तो नल ही है। गेट डिस्क्रिप्शंस कभी आपने देखा होगा, ये देखें, ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। कभी आपने देखा होगा जब आप रेपोजिटरी बनाने जाते हैं, जब मैं ऐड करने जाता हूँ लाइक दिस न्यू रेपोजिटरी,
तो यहाँ पे रेपोजिटरी का नाम होगा एबीसी, और ये देखिए ये रही डिस्क्रिप्शन, ये ऑप्शनल होती है, आप देंगे तो आएगी, नहीं देंगे तो वहां पे आपको क्या मिल रहा है बाय डिफॉल्ट, डन। तो ये इस तरीके से सर हम डेटा इंजेक्शन भी GraphQL के थ्रू करवा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और काफी अच्छे तरीके से और आसानी से हो जाता है, हम डिस्कस करेंगे। अभी ये देखें, इसको ये बता रहा है कि मुझे इसका एक्सेस टोकन चाहिए होगा अगर मैं इसको रिएक्ट के साथ यूज करने जाऊंगा या क्लाइंट साइड पे यूज करने जाऊंगा, किस तरीके से वो अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी इसको छोड़ते हैं, ये GraphQL की इंटीग्रेशन आपके सामने आ गई, इसको छोड़ देते हैं, ये अभी हमने देखी है, थोड़ी सी फंडामेंटल्स हो गए। ये क्यूरी थी, क्या अभी हमने थोड़ी देर पहले यही वाली क्यूरी यूज की है? अब मैं इस बुक से चल रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए ये वाली बुक आपके सामने होगी, तो आप यूज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। मैं खुद से करने स्टार्ट हो जाऊंगा तो चीजें आगे पीछे भागना स्टार्ट हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि मैं बुक को फॉलो करूं, तो बुक को फॉलो करेंगे तो आपके सामने ही बुक होगी, तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेक सेंस? सही है सर। ठीक है। अब ये देखें, ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक एपीआई तो जरूर है, इससे मैं सिर्फ अपना डेटा नहीं ले सकता, मैं किसी और का भी डेटा ले सकता। तो अब देखते हैं ये वाला काम, ये मैंने कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिंपल सा यही वाला ऑब्जेक्ट कॉपी कर रहा हूँ। अगर कॉपी हो रहा हो तो, वरना तो खुद लिख लेंगे, हो रहा है, आई थिंक सही है, गुड। अब मैं कुछ नहीं करता, मैं इस क्यूरी करने जा रहा हूँ, तो इस पूरे को हटाया, इसको पेज किया, प्रिटीफाई कर दिया, थोड़ा सा लुक अच्छा हो गया। मैं इसको आई थिंक क्या करूँ कि ये थोड़ा सा और अच्छा नजर आए, आई एम नॉट श्योर, ये एक्सपेंड और कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा जी, यहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं मार्जिन पड़ी हुई है, मार्जिन कहीं और से आती है ऊपर से। खैर चलें, अभी इसको छोड़ते हैं, ये अभी डिस्ट्रैक्ट कर देगी चीज़ें। वेल, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि उसी कंडीशन में हम लोग आ जाएं वापस। ये करके प्रिटीफाई करके नहीं, अब मैं कोई नई चीज़ नहीं करवा रहा आज की डेट में, ठीक है। आज की डेट में मैं कोई नई चीज़ नहीं करवा रहा, जो बुक में क्यूरी है सिर्फ मैं वो रन कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहा। ये देखें, सिंपल सा काम, क्यूरी करने जा रहा हूँ। किसको क्यूरी करने जा रहा हूँ? पहले हमने व्यूअर्स देखा था, अब क्या देख रहा हूँ मैं? ऑर्गेनाइजेशन। मैं कुछ नया नहीं करवाऊंगा आज, रिएक्ट स्टार्ट नहीं करवाता मैं आप लोगों को, सिर्फ यहाँ पे प्ले करके देखते हैं, ठीक है। इतना तो सही है ना? सही है सर। अच्छा, अब मैं क्यूरी किसको करने जा रहा हूँ? ऑर्गेनाइजेशन को। लेट्स सी अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या है वो देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं भाई। किसको सर्च करना है? ऑर्गेनाइजेशन। ये रहा, ऑर्गेनाइजेशन आ गया मेरे पास। अब देखें, ऑर्गेनाइजेशन की टाइप ऑर्गेनाइजेशन ही है, ठीक है। इसका आर्ग्यूमेंट है, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है? लॉगिन। लॉगिन। लॉगिन के अंदर स्ट्रिंग चाहिए। अब देखिए, मैं यहाँ पे कोई भी कंपनी की, यानी कंपनी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे सकता हूँ। एक तो अभी हमने यूज किया द रोड टू लर्न रिएक्ट, एक और है हमारे पास, सबको पता होगा, फेसबुक। मैं इसको एंटर करूं तो ये देखिए फेसबुक आ गया, फेसबुक की गेटअप आ गई। मैं कहता हूँ गूगल, गूगल का भी गेटअप मौजूद है हमारे पास, ये गूगल का गेटअप आ गया। मैं मेरी कोई कंपनी तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी एक नाम है, तो ये देखिए मेरी कंपनी का आ गया, ठीक है। तो अभी हम आते हैं फेसबुक पे थोड़ी देर के लिए। फेसबुक एक कंपनी है। क्या यहाँ पे अगर मैं अपना यूजर नेम लिखूंगा तो क्या होगा? क्या कह रही है, कोई बताएगा एरर पढ़ के?
सर उससे मिल नहीं रहा ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई, आपने जो अपनी गिटहब आईडी यूज करें वो क्या है, सर वो यूजर है एज अ यूजर है डेफिनेटली। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन जैसे फेसबुक क्या है, तो फेसबुक पे आते हैं, ठीक है, लेट्स से थोड़ी देर के लिए। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो ये देखिए इसकी डिटेल मौजूद है, इसका एवेटार यूआरएल मौजूद है, वही वाली चीजें जो थी। डिस्क्रिप्शन फेसबुक वालों ने शायद नहीं 100% कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन तो लिखी भी होगी अपनी, ये रहा। इसके डोमेन्स हैं, फेसबुक की ईमेल अगर आपको चाहिए कोई उनकी पब्लिक ईमेल, कोई ईमेल वगैरह करनी हो फेसबुक पे तो नल है, कोई ऐसी ईमेल नहीं दी इन्होंने, ठीक है। इसके अंदर एक चीज थी रेपोजिटरीज, इसकी भी रेपोजिटरीज हम दे सकते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन से जाना चाह रहा हूँ। ये रही इनकी रेपोजिटरीज, ठीक है। तो इनकी रेपोजिटरीज वही पेजिनेशन वाला काम हुआ है, तो हम कहते हैं फर्स्ट 5 लेके आ जाओ, ठीक है भाई। और इसके अंदर हमें क्या मिलेंगी, 2 चीजें, जल्दी से बताए कोई। नोड एज एज और नोट्स, और उसके अंदर फिर हमें सारी चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखें इसके अंदर हमारे पास क्या क्या, बहुत सारी चीजें। नेम चाहिए तो नेम ले लेते हैं, यूआरएल ले लेते हैं। तो सर ये जो आप जिस तरह से भी आपने पूछा कि एज और नोड चाहिए, तो सर ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी क्या? ये चीजें, ये 2 चीजें तो सिर्फ सिंपल सी याद रखनी पड़ेगी आपको, एज के अंदर नोड, सिंपल, ठीक है। एज और नोड क्या है कि वही वाली चीजें जो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। जब हम एक टेबल से दूसरे टेबल को एक्सेस करते हैं, एक्चुअली यूजर के टेबल से एक्सेस तो मैं सारी चीजें डायरेक्टली कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं रेपोजिटरी से एक्सेस करने जा रहा हूँ ना, तो उसके बीच में हमारे पास 2 चीज आ रही है, नोड और एज। अभी वो छोड़ दे क्या चीज होती है, अभी हम उस पर आते हैं। लेकिन मजे की चीज ये है कि आप एक टेबल से उस टेबल से दूसरे टेबल का डेटा एक्सेस कर रहे हैं जी। वरना अगर ये मैं नॉर्मल रेस्ट एपीआई की बात करूं तो यहाँ पे हमें डेटाबेस से क्यूरीज वगैरह लगा के खुद सारी चीजें करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए ये देखें, बहुत आसानी से हम लोग सारा डेटा बहुत क्विकली इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सर ये ये डेटा जो पे काम करना पड़ेगा। जी बोलिए। ये ग्राफ क्यूएल से आ रहा है ना सर्वर साइड? हाँ, ये सारा डेटा ग्राफ क्यूएल से आ रहा है। और ग्राफ क्यूएल जो है वहां पे सर्वर साइड में वो एसक्यूएल से ला रहा है, वो एसक्यूएल चला रहा होगा पीछे क्यूरीज वगैरह के लिए। लेकिन आपको इनकी वो नहीं करना ना। अब आपको अगर रेस्ट एपीआई होती तो आपको अलग अलग एपीआई कॉल करके यूजर अलग मंगवा रहे थे, रेपोजिटरीज अलग मंगवा देते, फिर हम उसको मर्ज करते थे। जिस तरीके से यहाँ पे थी हमारे पास थोड़ी देर के लिए, ये देखें, ये यूजर का डेटा आया, अब फिर इस यूजर के मुझे क्या चाहिए, रेपोज। तो ये दोनों चीजें अलग अलग 2 एपीआई हिट हुई यहाँ पे। ऐसा हुआ पहले आपने यूजर मंगवाया, यूजर के बाद उसकी रेपो मंगवाई। लेकिन यहाँ पे क्या मैंने कितने एपीआई हिट किए? सर यहाँ पे एक ही किया, एक ही हिट हुई, और जो डेटा चाहिए वो मैं मंगवा रहा हूँ, ठीक है। सर ये एज और नोड का सर ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से रेपोजिटरी के अंदर एजेस और नोड्स हैं, इसी तरह दूसरे ऑब्जेक्ट जो होंगे इसके उसके अंदर कुछ और चीजें होंगी, सर वो याद रखना पड़ेंगी? देखें इसीलिए तो डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है। अब देखिए ये रेपोजिटरी है, ये तो मुझे पता था तो मैंने ऐड कर दिया ना। अब देखें ये रेपोजिटरी को मैं जब कॉल कर रहा हूँ, लाइक इसको कॉल कर रहा हूँ, तो इसको कॉल कर रहा हूँ तो मुझे क्या डेटा रिटर्न हो रहा है वो देखते हैं। चले इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ आपके लिए, इसका, ठीक है। अब मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, लेट्स सी। अब मैं देखता हूँ कि जब मैं रेपोजिटरी को एक्सेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। ये कह रहा है कि आप रेपोजिटरी के आर्गुमेंट्स ये हैं, फर्स्ट, बिफोर, व्हाटएवर हमने क्या यूज किया हुआ है, फर्स्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी टाइप पे। ये कह रहा है रेपोजिटरी कनेक्शन ये वाला है, इसकी टाइप में देखिए मुझे क्या क्या मिल रहा है। एच नोड्स पेज इन्फो, टोटल काउंट भी मिल रहा है। चलें टोटल काउंट ले लेता हूँ। एक टोटल काउंट ले लिया, एक एजेस ले लिया मैंने, अ लिस्ट ऑफ एजेस, ठीक है। रेपोजिटरी की एजेस मिल गई, इसके अंदर कर्सर भी मिलेगा और क्या मिलेगा, नोड। चलें तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट आपको खुद ही बता देगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब नोड में चलता हूँ तो देखें इसकी टाइप क्या है, रेपोजिटरी, ठीक है क्या। अब रेपोजिटरी के अंदर देखें क्या क्या मुझे मिल रहा है, ये सारी चीजें मिल रही है। उसके कोलैबोरेटर्स भी मिल रहे हैं, अगर कोलैबोरेटर्स चाहूँ तो क्रिएटेड ऐड मिल गया,
डिस्क्रिप्शन मिलेगी, नेम मिलेगा, यही सारी चीजें जो अभी मैं यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने लोगों ने फॉर्क किया हुआ है, फॉर्क काउंट मिल गया, तो ये सारी चीजें देखें रेपोजिटरी से रिलेटेड है। पहले जो डेटा आपको मिल रहा था नेम, डिस्क्रिप्शन और एवेटार यूआरएल, वो किससे रिलेटेड था? वो कौन से यूजर टाइप से, यूजर की टाइप से रिलेटेड था। अब ये किसकी, कौन सी टाइप है ये? सर ये रेपोजिटरी है। रेपोजिटरी टाइप, तो इसमें डेफिनेटली फील्ड्स डिफरेंट होंगी थोड़ी सी, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये सारी चीजें आपको नजर आ रही है। आपको पता है कि हम लोग इश्यूज रिपोर्ट करते हैं किसी रेपो के ऊपर। जी सर। तो ये देखें, यहाँ से आप इसके डायरेक्ट इश्यूज को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, नेम, नेम के बाद अभी हमने एक चीज देखी, इश्यूज। इश्यूज के अंदर मैं कह देता हूँ लेट्स से फर्स्ट 2। अब इसके अंदर डेफिनेटली जब आपको पता है कि ये चीज है तो इसमें मुझे क्या मिलेगा, एजेस, एजेस के अंदर नोड एंड देन इशू मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इशू का मुझे नहीं पता नाम होता है या नहीं होता, इशू में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं ज्यादा जल्दी से। इशू कनेक्शन, इशू एज, कर्सर, नोड इशू, ये इशू की टाइप आ गई। अब इसके अंदर ऑथर मिलेगा और बॉडी मिलेगी और ये सारी चीजें। देखिए अब ये इशू से रिलेटेड, ये इशू की टाइप है, इशू के टाइप के अंदर हमें ये सारी चीजें मिल रही है। तो हम ले लेते हैं इसमें 2 चीजें, आईडी और ऑथर। क्या ऑथर का मतलब किसने ये क्रिएट किया हुआ है? ऑथर क्या था? ऑथर अभी तो मैंने देखा थोड़ी देर पहले। ऑथर के अंदर फिर एक्टर जाएगा, तो ये स्ट्रिंग नहीं है, तो कोई स्ट्रिंग वाली चीजें ले लेते हैं, बॉडी ले लेते हैं, ऑथर ही देखते हैं। चलो सर आपको यहाँ पे दोबारा एज और नोड क्यों लिखना पड़ा है इश्यूज के लिए? अब इश्यूज के लिए क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेपोजिटरी एक अलग टेबल से चीजें आके मर्ज हो रही हैं, उसी तरीके से रेपोजिटरीज के अंदर इशू कहीं और से आ रहा है। समझ में आ रही है बात? वो ठीक है सर, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हमें एजेस और नोड, तो उसके लिए इसलिए नहीं क्योंकि उसके फर्दर जो है मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन समझने की कोशिश। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेपोजिटरी एक अलग टेबल था ना, उसी तरीके से रेपोजिटरी के अंदर इश्यूज एक अलग टेबल होगा। यानी इश्यूज का टेबल जिस तरीके से अभी यहाँ पे देखें हम थोड़ी देर के लिए, इसी एग्जांपल को आप फॉलो करें थोड़ी देर के लिए। इसमें यूजर है, टेबल है, अब इसमें एक और नई चीज आ गई। क्या आ गई मैं बताता हूँ। अब हमने एक और नई चीज पढ़ी अभी, क्या? इश्यूज टेबल। इश्यूज सर आई थिंक वो क्वेश्चन जो है वो पहले लेवल के बारे में है कि फर्स्ट लेवल पे भी रिपोजिटरी एक एज ही था ना, नोड ही था ना। हाँ। लेकिन वहां पर तो इशू नोड और एज यूज नहीं किया, बट उसके बाकी सब्सिक्वेंट लेवल पे यूज किया है। एग्जैक्टली जैसे ये बिल्कुल सही, मैं समझ गया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस कर रहे हैं ना। अगर मैं डायरेक्ट रेपोजिटरी को एक्सेस कर सकता हूँ, कर सकते हैं। ठीक है, रेपोजिटरी को एक्सेस कर सकता हूँ, रेपोजिटरीज को एक्सेस नहीं कर सकता। अब इसमें क्या मिलता है मुझे, मैं देख लेता हूँ। ये देखिए रेपोजिटरी मिल रही है और रेपोजिटरी के अंदर आर्ग्यूमेंट है टाइप ऑफ फील्ड रेपोजिटरी आर्ग्यूमेंट। अच्छा, रेपोजिटरीज ये कॉन्फ्लिक्ट मार्क कर रही है। वैसे 2 मिनट दें, अभी इसको भी देखते हैं। खैर ठीक है, तो अभी इसको चला के देखते हैं। अब देखिए कितना ड्रिल डाउन गया हूं मैं। ऑर्गेनाइजेशन में गया, ऑर्गेनाइजेशन की रेपोजिटरीज ली, रेपोजिटरीज की भी मैंने क्या ले लिया, उसके इश्यूज। तो ये देखें, ये ऑथर लॉगिन के अंदर ये एक कोई इशू लॉगिन हुआ हुआ है, तो ये देखें इसके इशू भी आ रहे हैं। तो अब आप एक ही हिट करके आप सारा डेटा मंगवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपकी एक रिक्वेस्ट थी कि जो चीज हम डायरेक्ट फर्स्ट टाइम में एक्सेस करते हैं ना, उसके लिए हमें नोड और एज की जरूरत नहीं है। उसके अंदर से जो चीजें निकाल रहे होते हैं उसके लिए मुझे जरूरत पड़ती है। ये एरर दे रहा है क्योंकि इसमें कोई चीज रिक्वायर्ड होगी, मिसिंग रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कोई ऑनर नेम और ये आर्ग्यूमेंट है। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है तो कोई टेंशन नहीं है, इसके आसान से हल क्या है। क्या करूं भाई मैं, कोई बताएगा मुझे? डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, क्यूरी में गया, क्यूरी में जाके मैं सर्च कर लेता हूँ। क्या चीज सर्च कर लूँ, मुझे क्या कॉल करना है? रेपोजिटरी में गया तो ये देखो, ये कह रहा है कि 2 चीज आपको देनी जरूरी है। कौन कौन सी? नेम और उसका ऑनर।
जब नेम और ऑनर देंगे तभी ये रेपोजिटरी का डेटा मुझे मिलेगा। तो ये देखें, ये सारी चीजें यहाँ से मुझे सिंपल से मिल सर ये जाती ऑप्शनल भी यहाँ पे आर्गुमेंट दिखाता है, यहाँ ये जो है। हाँ, जरूरी ये है। जो क्वेश्चन मार्क लगा, ओ सॉरी क्वेश्चन मार्क कह रहा हूँ, ये एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब क्या है? ये Required. रिक्वायर्ड है, बिल्कुल सही कहा। एक्सक्लेमेशन मार्क इज अ रिक्वायर्ड। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क ना हो, जिस तरीके से अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था किसके ऊपर, अभी जो सिंपल सा था वो उस पे चलते हैं। नेम, यहाँ पे लिखता हूँ व्यूअर। देखिए अभी आपको बताता हूँ कि रिक्वायर्ड कहाँ पे नहीं लगा हुआ। इसमें हमने रेपोजिटरीज देखा था, रेपोजिटरीज क्योंकि अभी यूज किया हुआ तो आप लोगों को याद होगा। बल्कि इश्यूज देख लेते हैं। ये देखें, इसमें कोई चीज रिक्वायर्ड है? No. नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं है। स्टेट वगैरह, इश्यू स्टेट वगैरह States, हाँ, अगर आप पर ये यूज करेंगे तो इसके अंदर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये वही वाली चीजें हैं कि यहाँ पे आपको देखें क्वेश्चन मार्क नजर, एक्सक्लेमेशन मार्क नजर नहीं आ रहा। जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है? ये Optional है। ऑप्शनल है। लेकिन डेफिनेटली जब मैं इस फंक्शन को यूज करूंगा तो ये कहता है कि मुझे कुछ तो दो, या तो आफ्टर दो, बिफोर दो, या फर्स्ट दो। तो उसको आपको ये पास करेंगे तो ये चलेगा। ठीक है, ओके सर ये कहना है, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये ओपन एपीआई, ग्राफक्यूएल ओपन एपीआई सपोर्ट करता है? यार ओपन एपीआई का मुझे आइडिया नहीं है, बिल्कुल ऑनेस्ट स्पीकिंग, तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा अभी। लेकिन मैं अच्छा, इसको आपको नेक्स्ट क्लास में दे देता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब देखिए मजे की बात कि एक वक्त में आप एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा नहीं मंगवा सकते, एक वक्त में आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा मंगवा सकते, लाइक दिस। लेकिन यहाँ पे एक मसला आएगा, जरा गौर से देखें। ये लास्ट है, इसके बाद हमारी क्लास भी खत्म होने वाली है, तो जरा ये देखते हैं फिर चलता है। क्या कह रहा है मुझे ये बताएं, एरर पढ़ के मुझे बताइएगा आप क्या कह रहा है। ये नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा सीरियसली? डॉक्यूमेंट ये कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज दैट दे हैव डिफरिंग आर्ग्यूमेंट्स। हाँ, तो अब ये मसला ये कह रहा है कि आप ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही दफा यूज कर सकते हो। आपने कितनी दफा यूज किया हुआ है? 2 दफा। 2 दफा। अब इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा है, आपको मजा आएगा देखकर। लाइक दिस, आपको याद है हम लोग कभी कभार अपने वेरिएबल्स के नाम चेंज करते हैं, जैसे डेटाबेस में होता है, जैसे डेटाबेस के अंदर होता है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। तो हम कभी कभार हम कहते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, या तो बल्कि इसको छोड़ दे, ये वाली एग्जांपल बहुत अच्छी है। वार एबीसी, वार दिस सॉरी फर्स्ट लास्ट। इसमें कोई मसला, ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आई हो? नहीं सर, ये तो बहुत दफा यूज किया हुआ है ना, डिस्ट्रैक्शन। कोई मसला है इसमें? नो। फर्स्ट करूंगा तो यूसुफ, और लास्ट करूंगा तो लास्ट नेम आ जाएगा मेरा, कुछ नहीं। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? ये कभी करके देखा आप लोगों ने? क्या ये तो नेम पैरामीटर हो गया सही। अब क्या होगा? सर अब एफ नेम के अंदर आ जाएगा फर्स्ट वाला वैल्यू, और अब मैंने अपने वेरिएबल के नाम चेंज कर दिया, एलियस कर अब मैं फर्स्ट अभी क्यों मिल रहा है आपको कोई बता सकता है? सर स्कोप में यूजुअली नहीं मिलेगा, लेकिन अभी क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये पहली दफा हमने वार पहले बना हुआ है ना, तो वार पहले से बने हुए हैं, तो फर्स्ट और लास्ट आपको मिल रहा है। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, अब हो गया रिफ्रेश। अब देखना फर्स्ट मौजूद है, कोई मौजूद है मेरे पास? नहीं। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखें फर्स्ट में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन एफ नेम में मुझे मिल जाएगा यूसुफ, और एल नेम में, लास्ट नेम में कुछ नहीं। अच्छा, हैंड रेस किया हुआ है, ठीक है, हैंड रेस। ओके, तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि हम ऑर्गेनाइजेशन जरूर आ रहा है, लेकिन हम उसका नाम चेंज करके क्या कहते हैं? हमें क्या चाहिए? वो बुक। और इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या चाहिए? कंपनी। अब देखिए जरा मजे की चीज, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मैंने नाम दे दिया बुक,
यहाँ पे देखिएगा पहले क्या लिखा हुआ आता था, पहले मैं इसको कट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, पहले ये चला लेता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए यहाँ पे क्या आता है। देखिए name यहाँ is- पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, लेकिन अब देखिएगा क्या लिखा हुआ आएगा। अब देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, बुक और कंपनी। भी आपने- आप ये वाले जो वेरिएबल्स है ना इसके भी नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, और नेम, मेरा एक क्वेश्चन है और जी यू आर सर, इसमें तो हमें पता चल रहा है कि अगर जिस तरह फॉर एग्जांपल हमें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर से देखने हमें नोड और ये सारे पैरामीटर हमें पता चल रहे हैं, लेकिन अगर रियल प्रोजेक्ट हो तो उसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा इन चीजों? यही तो आपसे कह रहा हूँ, ये सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग होता है। ये आपको डॉक्यूमेंट खुद लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर GraphQL सर्वर साइड पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक खुद ही बनती जाती है। ये जो इसका टूल है ना GraphQL यूज करने का, ये वाला, ये खुद ही बना के दे रहा है आपको। मजे की चीज ये है, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये एक्चुअली अभी आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं कि ये गिटअप ने इम्प्लीमेंट की हुई है। गिटअप ने इम्प्लीमेंट नहीं की हुई, गिटअप ने अपने GraphQL लिखा हुआ है, GraphQL के अंदर फिर ये ऑटोमेटिक डॉक्स आ जाते हैं। और यही वाला काम हम खुद अपना भी करेंगे। हम अपना GraphQL का सर्वर बनाएंगे तो हम ये डॉक्यूमेंटेशन खुद नहीं लिख रहे होंगे, लेकिन आप जो कोडिंग लिख रहे होंगे वो कोडिंग की मदद से यहाँ पे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा होगा। ये डॉक्यूमेंटेशन का एक यूआरएल जनरेट करता है जिसपे यूआरएल पे जाके डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं? नहीं देखिए, अभी 1 मिनट दें, चले, अगर ये कह रहे हैं अभी टाइम अपना ओवर हो चुका है, ठीक है, सिर्फ एक 3 मिनट है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मुझे 1 मिनट देता हूँ। अपोलो सर्वर स्कीमा, ठीक है, ये स्कीमा और ये चीजें मौजूद हैं। मैं देख लेता हूँ इसमें क्या चीज हुआ। ठीक है, हम चलते हैं अपोलो सर्वर स्टार्ट। मैं ओपन करता हूँ ये वाला यूआरएल। अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाए ये क्या हो रहा है क्या नहीं, ये वेट, ठीक है। ये देखें, ये स्कीमा के अंदर ये देखेंगे मैंने अपना फंक्शन बनाया था। जिस तरीके से अंदर उसके अंदर था व्यूअर्स, ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरीके से मैंने बनाया गेट यूजर्स। ये देखिए क्यूरी है, अभी तो एक ही क्यूरी बनाई हुई है तो ये बनी हुई है। म्यूटेशन मैंने 2 बनाई हुई है। कौन कौन सी बनाई हुई है? क्रिएट यूजर और डिलीट। तो ये मैंने खुद अपने हाथ से कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ कि ये सारी चीजें बनाओ। मैंने सिर्फ क्या लिखा हुआ है, इसने किस मदद से बना के दिया है, ये देखें आपसे जल्दी से। ये इस तरीके से देख लेते हैं हम जब अपनी क्यूरीज और जब सर्वर साइड पे काम करेंगे ना, तो इस तरीके से हम काम करते हैं। ये देखिए टाइप, मैंने अपनी एक टाइप डिफाइन की हुई है। कौन सी टाइप डिफाइन की हुई है यहाँ पे? यूजर। क्यूरी के अंदर देखें यही वाली चीज थी क्यूरी, आपको नजर आ रही थी गेट ऑल क्यूरी। तो इस तरीके से आप जब सर्वर साइड पे इस तरीके से अपना काम करते हैं तो वो डॉक्यूमेंटेशन अपनी खुद से बना देता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। सर ये स्पेशल यूआरएल वही है जो डॉक्यूमेंटेशन का यूआरएल है? नहीं, डॉक्यूमेंटेशन का जो यूआरएल था वो तो GraphQL है ना, ये में हम चेंज भी कर सकते हैं। इसमें वो बताया हुआ ऑप्शन है कि जिस तरीके से ये वाला पाथ है ना, या अगर मैं ये पाथ नहीं दूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा पता है? होम पेज, लोकल होस्ट, GraphQL। ये देखें नीचे नजर आ रहा है GraphQL आपको लिखा हुआ। डिफॉल्ट पाथ क्या होता है इसका? डिफॉल्ट पाथ, ओके। GraphQL। लेकिन अगर आप चाहें कि सबको ना पता चले कि यार GraphQL ही है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने स्पेशल यूआरएल ऐसे नाम दिया हुआ है इसका, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये देखिए मजे की चीज है कि आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे काम किया।